हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं मैं आप लोगों के सामने। और सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हो चुका हूं मैं आप लोगों के सामने और जानेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को भाई नमस्कार। तो बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूं। हमेशा आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जो आपके काम की होती है, जो आपसे रिलेटेड होती है, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित। तो बच्चों, अगर अभी आप लोगों ने एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले। तो आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स के जो तमाम कंटेंट है, नोट्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री क्विज की बात करें बच्चों, आप यहाँ से क्विज आने की जो आपके टेस्ट होते हैं आप वो यहाँ पे आसानी से आप दे पाएंगे। इसके अलावा बच्चों जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको तमाम सारी जो क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली जो एप्लीकेशन पे जो पेड बैचेस हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको फ्री क्लासेस भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो गई। इसके अलावा बच्चों मॉक टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बुक्स, तमाम तरह की इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये बच्चों आपको कहाँ मिलेंगी? ये सब एप्लीकेशन के थ्रू मिलेंगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर ये तमाम सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अभी तक आप लोग एग्जामपुर परिवार से नहीं जुड़े हैं आप लोग, तो आप ये सुपर 50 कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों ये कोड इस्तेमाल करने पे आपको 650 रुपए का ये कोर्स पड़ेगा। कितने का मात्र पड़ेगा? 650 रुपए का मात्र ये कोर्स पड़ेगा, जिसमें कि आप 11 अलग अलग एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं CBT 2, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी हेड कांस्टेबल, ठीक है, यूपी CHSL, CGL, MTS, हेड कांस्टेबल दिल्ली, जो AWTO TPO की बात करें, मिनिस्टर हो गया। ऐसे तमाम सारे जो एग्जाम्स है बच्चों, यहाँ पे टोटल आप 11 एग्जाम की तैयारी आप यहाँ पे घर बैठे कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल आपको कितने का मिलेगा ये कोर्स? बच्चों ये कोर्स मात्र आपको 650 रुपए का पड़ेगा अगर आप यहाँ पे सुपर 50 कोड इस्तेमाल करते हैं तो अगर अभी तक नहीं किया तो आप अपने कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। साथ में आप देख सकते हैं क्विज जो बच्चों यहाँ पे आपको कोर्स के बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर आपका पूरा जो सिलेबस कंप्लीट है, PDF आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन, ये तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पे आपके लिए कवर किए गए हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है, देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे सेशन का कि जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी कि अगर हम बात करें नेशनल काउंटर टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस की बात करें बच्चों की यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसका अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया है? सैयद अकबरुद्दीन, TS तिरुमूर्ति, हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर विकास स्वरूप जी को? ठीक है, अच्छा यहाँ पे नाम इनका बदल गया है, कोई बात नहीं, विकास स्वरूप कर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? विकास स्वरूप हो जाएगा। तो बच्चों इनमें से किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, विकास स्वरूप या फिर इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं ये जो आतंकवादी यानी कि यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी की बात करें बच्चों, ये कमेटी कब बनाई गई थी? ये आपको पता होगा 2001 के दौरान बच्चों, आपको पता होगा 9/11, ठीक है, 9/11 आपने सुना होगा। 9 नवंबर की बात करें तो आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, कहां पर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बच्चों, जो कि अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आतंकवादी अटैक हुआ था। उसामा बिन लादेन के उनके जो कुछ और साथी थे बच्चों, उन्होंने कहां पर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आपने देखा होगा कि हवाई जो हाईजैक कर लिया था, उसे ले जाकर उसमें टक्कर मारी थी, उससे अटैक किया था बच्चों। तो काफी लोगों की इसमें जान गई थी। तब से ही बच्चों ये यूनाइटेड नेशन जो काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसका गठन किया गया था कि आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, आतंकवादी जो विरोधी गतिविधियां उनको रोकने के लिए बच्चों ये कमेटी का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए TS तिरुमूर्ति, किसे बनाए गए? भारत के बच्चों जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, भारत के यूनाइटेड नेशन में बच्चों जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें कौन है? तो बच्चों TS तिरुमूर्ति जी हैं। और याद रखना इन्हें क्या बनाया गया है? तो याद रखना बच्चों, इनको इस कमेटी का यानी कि आतंकवादी विरोधी समिति का इनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? TS तिरुमूर्ति जी को नियुक्त किया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको यह भी पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको कौन देखता है बच्चों? याद है, यूनाइटेड नेशन जो काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसको कौन देखता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको देखता है। और बच्चों याद रखना, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? आप सब जानते हैं कि 15 टोटल इसमें मेंबर कंट्रीज होती हैं, जिसमें से कि 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नॉन परमानेंट होते हैं बच्चों। और 5 इसमें क्या है? परमानेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये 10 नॉन परमानेंट में बच्चों इसका सदस्य भारत भी है। कौन है? अभी आपको पता होगा कि भारत 8वीं बार, अपना प्यारा भारत, याद रखना,
भारत बच्चों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। कौन सी बार बना है? 8वीं बार ये भारत इसका सदस्य बना है, जो कि कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2022 तक ये भारत इसका सदस्य बना रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि अस्थायी सदस्य क्या रहेगा? अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत इसमें काम करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखना क्या होगा? टी एस त्रिमूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो ये यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं। आपको पता हो कि यूनाइटेड नेशन में टोटल कितने ऑर्गन्स हैं बच्चों? टोटल यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 6 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं? 6 अंग आते हैं। ठीक है, कितने अंग हैं? टोटल 6 अंग हैं बच्चों, याद रखना कितने अंग है? टोटल 6 अंग है, जिसमें से एक कौन आता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो सारे नाम तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ कौन से इसके संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अंग आते हैं। सबसे पहले तो याद रखना बच्चों, आपका क्या जाएगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसका? महासभा का नाम सुना आपने। दूसरा आपने नाम सुना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो आपके सामने लिखा गया है सुरक्षा परिषद। दूसरा कौन सा है? सुरक्षा परिषद हो गया आपका। तीसरा बच्चों आपका आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है बच्चों, याद रखना इसका तीसरा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है बच्चों, इसका तीसरा अंग कौन है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। चौथा लिखेंगे आप लोग इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, क्या है? इको शॉक, याद रखना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। बच्चों पांचवा आपका आ जाता है सचिवालय। ठीक है, सेक्रेटरीट जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेक्रेटरीट या फिर सचिवालय बोलते हैं। और छठा बच्चों कौन आ जाता है? छठवा हो जाता है, यहां पर आप याद रखिएगा, आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। कौन सा आ जाता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल आ जाता है। लेकिन बच्चों अभी ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसे न्यास परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यास परिषद बोलते हैं। लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा, अभी ये बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, याद ना 1995 के बाद बच्चों 1990 के 5 के बाद से यूनाइटेड नेशन जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसने काम करना, इस पर रोक लगा दी। कुछ ऐसे डिसीजन इसने लिए थे जिस वजह से इस पर बच्चों या क्या लगा, इसके कामों पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। फिलहाल 5 वर्किंग में है। कितने? 1 2 3 4 और ये 5 यहां तक वर्किंग है। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये काम नहीं कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखना टी एस त्रिमूर्ति क्या हो गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? टी एस त्रिमूर्ति बने, जो कि हमारे भारत के हैं। कौन है? भारत के हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं फिर। चलिए, तो सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। सभी बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, सभी बच्चों को नमस्कार भाई, राधे राधे। एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और बच्चों देखो, यहीं पर अगर बात करें यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात करें बच्चों की, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात करें बच्चों, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, काउंसिल की बात करें बच्चों तो याद रखना भारत और अमेरिका, ठीक है, यूएसआईबीसी से क्या बोलते हैं? यूएसआईबीसी बोलते हैं संयुक्त राज्य, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और भारत के बीच बच्चों जो बिजनेस काउंसिल की बात करें, व्यापार परिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया है, इसको किसे बनाया गया है? अतुल कश्यप जी को बनाया गया। किसे? अतुल कश्यप को बनाया गया है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है, किसे बनाया गया? अतुल कश्यप को बनाया गया। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अतुल कश्यप को बनाया गया है। चलिए, इनमें से किस डेटा सेंटर और प्रतिबंधित सेवाओं को, सॉरी, डेटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाताओं ने बच्चों जनवरी 2022 में मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है? ठीक है, एशिया लार्जेस्ट गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन बच्चों ये मुंबई में स्थापित किया गया है। इनमें से किसने किया है? और देखिए, इसका मेन पर्पज ये था बच्चों की जो डेटा सेंटर, ठीक है, डेटा सेंटर और मैनेजमेंट सर्विस ने ये इंस्टॉल किया है। इनका मेन पर्पज ये था कि अनवरत मतलब कहने के कि लगातार बच्चों विद्युत सप्लाई होती रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें बच्चों की, इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉपर होता है, विद्युत जो उत्पादन है या फिर विद्युत वितरण है इसकी कमी ना हो और विद्युत का प्रॉपर यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें प्रॉपर ये मिलती रहे, ठीक है। जो भी उस क्षेत्र के डेटा सेंटर हैं उनका जो भी अपना बिजनेस है उन तक प्रॉपर जो विद्युत अनवरत सेवाएं जारी रहें, विद्युत का कोई भी यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि रुकावट ना हो, यानी कि 24/7 आवर बच्चों इस जो गैस इंसुलेटेड जो सब स्टेशन स्थापित किया गया है इससे बिजली मिलती रहेगी प्रॉपर, ठीक है। तो इनमें से किसने ये स्थापित किया है? ठीक है, तो बच्चों आपको टाटा कम्युनिकेशन, जीपीएक्स ग्लोबल सिस्टम ने, नेक्स्ट जनरेशन ने या फिर CTRLS ने किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा?
CTRLS की बात करें बच्चों कि CTRLS ये एक संगठन है और बच्चों इसी ने क्या किया है तो याद रखना, यहां पर एक गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन की स्थापना कहां पर की है, मुंबई के अंतर्गत की है। कहां पर की है, मुंबई के अंतर्गत की है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें याद रखना कि बिजली की रुकावट बिल्कुल भी नहीं होगी, 24 घंटे इसमें बिजली क्या होगी, मिलती रहेगी, इसकी याद रखना। और बच्चों ये जो सब स्टेशन बनाया गया है ये कितने मेगावाट का है, 300 मेगावाट यहां पे बिजली उत्पादन होगा। कितने का होगा, 300 मेगावाट का होगा, जिसकी कैपेसिटी आगे बढ़ाकर कितनी की जा सकती है, 700 मेगावाट तक की जा सकती है, याद रखना, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी तक बढ़ाई जा सकती है उत्पादन की, अभी तो फिलहाल याद रखना, अभी तो फिलहाल कितनी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, आने वाले समय में इसको कितना बढ़ाया जा सकता है, 700 मेगावाट तक किया जा सकता है। याद है बच्चों कि CTRLS की बात करें, CTRLS ने बच्चों ये गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहां पर स्थापित किया है, मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है। कहां, मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई देखो यहां पे बच्चों अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत ने अपने घटे हुए विदेशी भंडार और खाद्य आयात के लिए किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की घोषणा की है। मतलब कहने का कि यहां पर बच्चों भारत ने अपने 900 मिलियन डॉलर, ठीक है, जो भारत में 900 मिलियन डॉलर थे, ये किसी देश को ऋण के तौर पर देने की बात कही है। क्या, ऋण के तौर पर देने की बात कही है। तो ये देश देखो कौन सा हो जाएगा। अभी आपको पता होगा श्रीलंका, क्या श्रीलंका में आप सब जानते हैं कि श्रीलंका में फूड इमरजेंसी डिक्लेयर है। क्या है, फूड इमरजेंसी डिक्लेयर है, इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि खाद्य आपातकाल, इसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य आपातकाल। बच्चों ये कहां चल रहा है, तो खाद्य आपातकाल की बात करें तो याद रखना बच्चों ये श्रीलंका में ये खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर बच्चों जो कि विदेशी मुद्रा भंडार जो श्रीलंका का, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई है। भारत ने बोला हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो 900 मिलियन डॉलर क्या होगा, 900 मिलियन डॉलर बच्चों भारत इसको फंड देगा, किसको देगा, ऋण के तौर पर श्रीलंका को देगा। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं 90 करोड़, ठीक है, 90 करोड़ डॉलर की बात करें बच्चों कि 90 करोड़, मिलियन होता है 1 मिलियन में 10 लाख, तो बच्चों आप इसे क्या कर सकते हैं, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 90 करोड़ डॉलर अमाउंट किसको देगा, भारत ऋण के तौर पर श्रीलंका को देगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। महिंदा राजपक्षे यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है बच्चों, महिंदा राजपक्षे कौन है, तो महिंदा राजपक्षे बच्चों ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और गोतबाया राजपक्षे, ठीक है, गोतबाया राजपक्षे बच्चों ये कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है। गोतबाया राजपक्षे कहाँ के राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम गोतबाया। प्रधानमंत्री कौन है, तो पीएम का नाम है महिंदा राजपक्षे। भारत की यहाँ पे दो एक्सरसाइज होती बच्चों, सैन्य अभ्यास होता है। एक तो स्लाइनेक्स होता है, कौन सा, याद रखना, एक तो स्लाइनेक्स होता है, और स्लाइनेक्स जो है बच्चों ये नेवी एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है। कौन सा है ये, नेवी एक्सरसाइज, यानी कि नौसेना अभ्यास है, इस चीज को ध्यान रखना। कौन सा, नौसेना अभ्यास बच्चों, स्लाइनेक्स कौन सा है, नौसेना अभ्यास है। और एक यहीं पे याद रखना कि मित्र शक्ति, कौन सा, मित्र शक्ति बच्चों एक यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सी होती है, मित्र शक्ति, जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। कौन सा, आर्मी एक्सरसाइज बच्चों कौन सी है, मित्र शक्ति जो ये आर्मी एक्सरसाइज जो कि भारत और किसके बीच होती है, श्रीलंका के साथ होती है, ठीक है। जयवर्धने कोट्टे, इसकी एक नई राजधानी कौन सी बनाई गई थी बच्चों, जयवर्धने कोट्टे बनाई गई थी, आप सब जानते हैं, ठीक है। जयवर्धने कोट्टे इसकी राजधानी बनती है। एक और इसकी पुरानी जो सबसे ओल्ड राजधानी बच्चों क्या है, कोलंबो, ठीक है, कोलंबो इसकी पुरानी राजधानी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जनवरी 2022 में किस देश में 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन भारतीय मूर्ति की खोज की गई है। बच्चों ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति है जो कि भारत से चोरी हुई थी। और याद रखना ये कहां पर बच्चों, ये कहां से मूर्ति चोरी हुई थी, बांदा जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला। आपने नाम सुना होगा, जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको पता होगा बांदा कहां है बच्चों, तो ये जो टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना वाला क्षेत्र आता है ना, टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना वाला जो क्षेत्र है, बिल्कुल वहां से लगा हुआ जो यूपी और एमपी के बॉर्डर में कौन आता है, बांदा जिला आता है, ठीक है, याद रखना। और इसी बांदा जिले में बच्चों किसका जन्म हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, किसका, तुलसीदास जी का, ठीक है, याद रखना। तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था बच्चों, तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था ये राजापुर गांव में, ठीक है, बांदापुर के बांदा जिले के बच्चों राजापुर गांव में, कहां पर हुआ था, राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर, बांदा जिले के, ठीक है, राजापुर गांव में। तो भाई बताएंगे आप लोग यहां पर कि इनमें से बच्चों ये जो मूर्ति रिकवर की गई है, यानी कि जो पाई गई है, किस देश से, और इसे भारत को वापस लौटा दी गई, क्या भारत को ये वापस लौटा दी गई है, चलिए बताएंगे। तो ये अभी हाल ही में बच्चों जो ये मूर्ति जो मिली है किस देश ने लौटाई है, इंग्लैंड ने, याद रखना, किसने, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन की बात करें बच्चों की ब्रिटेन ने ये मूर्ति भारत को वापस लौटा दी है। और बच्चों ब्रिटिश पीएम की बात करें कौन है, तो बोरिस जॉनसन है, ठीक है, ब्रिटिश पीएम कौन है बच्चों, तो याद रखना बोरिस जॉनसन, ठीक है,
बोरिस जॉनसन बच्चों ये कहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है? तो याद रखना ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? तो याद रखना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन जी हैं। और याद रखना इंग्लैंड बच्चों थेम्स नदी के किनारे पर है। किसके किनारे पर है? थेम्स नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लंदन। याद रखना बच्चों लंदन जो है, ठीक है, इंग्लैंड यानी कि लंदन की, इंग्लैंड की राजधानी बच्चों लंदन है और थेम्स नदी के किनारे पर कौन है? याद रखना ये लंदन शहर बसा हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, कहां पर? इसी थेम्स नदी के किनारे पर ये लंदन शहर बसा हुआ है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें जो अगला कॉमनवेल्थ होने वाला, ठीक है, 2022 बच्चों जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, ये कहां पर होगा? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में ही होगा। कहां पर होगा? बर्मिंघम। याद रखना, ठीक है, कहां पर होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कहां पर होगा? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में। CWG कॉमनवेल्थ गेम, या जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेल की बच्चों शुरुआत कब हुई थी? याद रखना ये 1930 में आयोजित किए गए थे। कब? 1930 में। पहली बार कहां हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। कहां पर? हैमिल्टन कनाडा में। याद रखिएगा पहली बार बच्चों इन कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखो यही फ्रांस में क्या होंगे? तो 2024 में बच्चों यहां पर पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या होगा? तो याद रखना बच्चों यहां पर ओलंपिक खेल होंगे। कौन सा? ओलंपिक। याद रखना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो याद रखो ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में ये आयोजित किए जाएंगे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में बच्चों पोंगल के अवसर पर, पोंगल बच्चों जो कि एक हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है, हमारे भारतीय राज्य यानी कि अगर बात करें तमिलनाडु में पोंगल जो होता है, तो बच्चों यहाँ पे बुल टेमिंग, ठीक है, बुल टेमिंग खेल जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया था। ये कहां पर किया गया था? आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु राज्य में जो कौन होता है? जल्लीकट्टू। ये याद रखना बुल फाइट होता है, ठीक है। यहां पर सांडों को छोड़ दिया जाता है और फिर लोग उनको पकड़ते हैं, ठीक है। बुल को छोड़ दिया जाता है यानी कि जो बैल होते हैं, सांड जिसे बोलते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर इन्हें जो लोग हैं उनको पकड़ते हैं। और कहा जाता है कि जो उसके ऊपर मतलब पीठ पर बैठ करके उसको काफी देर तक पकड़ा रहता है, उसे विनर घोषित किया जाता है या फिर वो विजेता माना जाता है। तो बच्चों जो जल्लीकट्टू, इसको आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रतिबंधित भी कर दिया था कुछ समय के लिए, फिर बाद में इसको चालू कर दिया कुछ शर्तों के साथ, इसे फिर से दोबारा चालू करने की बात कह दी गई। और ये 3000 वर्ष के लगभग पुराना है। कितने साल? 3000 वर्ष पुराना बच्चों ये कह सकते हैं कि कार्य जो खेल है या फिर ये उत्सव है ये आयोजित किया जाता है। तो तमिलनाडु के किस शहर में बच्चों ये आयोजित किया गया था? तो याद रखना मदुरई। कौन सा बच्चों? मदुरई। आपने नाम सुना होगा। तो मदुरई में बच्चों इस खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? मदुरई के अंतर्गत किया गया था। और बच्चों आपको पता होगा मीनाक्षी टेम्पल, कौन सा? मीनाक्षी मंदिर जो है बच्चों ये कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे मीनाक्षी टेम्पल, ध्यान रखना मीनाक्षी मंदिर ये कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर बच्चों याद रखना ये इसी मदुरई में स्थित है। कहां पर? मदुरई में बच्चों कौन सा मीनाक्षी मंदिर कहां आता है? तो इसी मदुरई के अंतर्गत आता है। इस चीज को ध्यान रखना। तंजौर में आपको पता होगा कि तमिलनाडु का बच्चों जो तंजौर है, ठीक है, यहां पर बृहदेश्वर टेम्पल है। कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जिसे कि राज मंदिर भी बोलते हैं। क्या? राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। क्या? राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। और इसे किसने बनवाया था बच्चों? याद रखना इसे चोल राजा, ठीक है, चोल राजा किसकी बात करें बच्चों? क्या? सॉरी, इसे किसने बनवाया था बच्चों? राज प्रथम ने, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था। क्या नाम था? राज प्रथम ने इसे बनवाया था। किसने? राज प्रथम द्वारा ये बनवाया गया मंदिर था। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? मदुरई हो जाएगा। और पोंगल बच्चों ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्या है ये? फसल कटाई के दौरान ये त्योहार मनाया जाता है। फसल कटाई के दौरान कौन सा त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है? तो फसल कटाई के लिए बच्चों पोंगल त्योहार ये मनाया जाता है। कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है। और केरला में देखो ओणम, ठीक है, केरला में क्या मनाया जाता है? ओणम। याद रखना ओणम बच्चों ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कहां पर सेलिब्रेट होता है? याद रखना ये केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? ओणम त्योहार ये केरला में आयोजित किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और डिंडीगुल को बच्चों यहाँ पे डिंडीगुल जो है याद रखना बच्चों डिंडीगुल लॉक का नाम है, ठीक है, सॉरी डिंडीगुल को बच्चों यहाँ लॉक का नाम है। और ये क्या मिला इसे? जीआई टैग प्रदान किया गया। क्या? जीआई टैग प्रदान किया बच्चों जो डिंडीगुल को, ठीक है, डिंडीगुल जो कि कहां आता है? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लोसुंग बच्चों त्योहार ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? एक्चुअली जो ये लोसुंग त्योहार है याद रखिएगा ये बच्चों आपका एक न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना जो है तिब्बती न्यू ईयर, इसे क्या बोलते हैं? तिब्बत। आपने नाम सुना बच्चों कि तिब्बत की बात करें बच्चों कि तिब्बती लोग, जो तिब्बत के लोग हैं बच्चों, तिब्बती न्यू ईयर के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तिब्बत नव वर्ष, इसे क्या बोलते हैं? तिब्बत नव वर्ष के तौर पर बच्चों किसे सेलिब्रेट किया जाता है? लोसुंग को त्योहार को मनाया जाता है। तो ये स्पेशली अगर हम बात करें तो तिब्बत और नेपाल क्षेत्र में, ठीक है, तिब्बत हो गया, नेपाल और भारत के भी कुछ राज्यों में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो लोसुंग फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है?
सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या फिर बोथ 1 and 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम और मिजोरम दोनों राज्यों में क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों राज्यों में कहां होगा, सिक्किम और मिजोरम में बच्चों इन दोनों राज्यों में कौन सा त्योहार सेलिब्रेट किया गया था, लोसुंग त्योहार ये सेलिब्रेट किया गया था। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर, तो सिक्किम और किसके अंतर्गत बच्चों, सिक्किम और मिजोरम के अंतर्गत याद रखना लोसुंग त्योहार ये सेलिब्रेट किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से बच्चों को आपको बताना है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध और हिंसा का मुकाबला करने के लिए सिल्वर कैटेगरी में यानी कि रजत श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। चलिए बताएंगे इनमें से बच्चों सिल्वर अवार्ड, जो सिल्वर पुरस्कार की बात करें यानी कि रजत श्रेणी में, ठीक है, सिल्वर श्रेणी में इनमें से स्कॉच अवार्ड किसने प्रदान किया है, किसे दिया गया है, किसने जीता है। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान जिसे डीआरडीओ हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीआरडीओ बोलते हैं। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल, ठीक है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बच्चों ईसीआईएल, यहां पर इसका शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ईसीआईएल को मिला, या फिर यहां पर एनएएल को मिला, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी को मिला है, ठीक है। तो इनमें से किसको प्रदान किया गया है ये पुरस्कार, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, क्या होगा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बच्चों इसे क्या प्रदान किया गया है, स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया गया, तो बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध और हिंसा का मुकाबला, मतलब कहने का कि ऐसे जो क्राइम है या फिर ऐसे जो वायलेंस है उनको कंट्रोल या फिर उनको पता लगाकर उनको दूर करने के मामले में बच्चों ये पुरस्कार किसे मिला है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को ये प्रदान किया गया। किसे, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बच्चों की, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है ये, दिल्ली में स्थित है। और याद रखना सिल्वर कैटेगरी में इसे क्या मिला है, तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया किसमें, रजत श्रेणी में, ठीक है, किसमें, तो बच्चों याद ये रजत, सिल्वर कैटेगरी का मतलब क्या है, रजत श्रेणी में ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, ठीक है, किसे, एफएसएल को प्रदान किया गया, जो कि दिल्ली का एक संगठन है, दिल्ली में स्थित संगठन है। डीआरडीओ आप सब जानते हैं, देखो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। और जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो जी सतीश रेड्डी बच्चों याद रखना, जी सतीश रेड्डी ये वर्तमान में कौन है, आपके यानी कि जो डीआरडीओ है इसके वर्तमान में हेड है। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। बच्चों डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से बच्चों 2021 में सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, मतलब कहने का कि क्राफ्ट अवार्ड बच्चों इनमें से किसे प्रदान किया गया, ठीक है। बेस्ट क्राफ्ट विलेज 2021 इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड बच्चों, ध्यान रखना क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िएगा कि सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए, ठीक है, बेस्ट क्राफ्ट विलेज के तौर पर बच्चों अंतरराष्ट्रीय जो क्राफ्ट अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय जो क्राफ्ट अवार्ड है, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड बच्चों बेस्ट विलेज के तौर पर, बेस्ट क्राफ्ट विलेज के रूप में इनमें से किसे दिया गया है, तमिलनाडु क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज, केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज, पंजाब आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज या फिर कर्नाटका आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज, इनमें से किसे प्रदान किया गया। वो किस राज्य का क्राफ्ट और क्राफ्ट के साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों की आर्ट विलेज है जिसे कि ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, किस राज्य का ये गांव है जिसको कि प्रदान किया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तमिलनाडु, केरला, पंजाब या फिर कर्नाटका, किस राज्य को बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलो भाई जल्दी से बताते जाइएगा, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर लेंगे और सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आइए तो बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज, ठीक है, याद रखना केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज याद रखना बच्चों, इसका करेक्ट क्या होगा, केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज को बच्चों क्या मिला है, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। किस कैटेगरी में, बेस्ट क्राफ्ट विलेज कैटेगरी में बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। कौन सा, केरला का बच्चों ये गांव कहां का गांव है, याद बच्चों सर्वश्रेष्ठ जो शिल्प गांव, ठीक है, शिल्प गांव किसे चुना गया बच्चों, केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज को याद रखना सर्वश्रेष्ठ, याद रखना यहाँ पे शिल्प गांव के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, इंटरनेशनल शिल्प पुरस्कार ये प्रदान किया गया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और ये किस वर्ष के लिए था, 2021 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो हैंडीक्राफ्ट हाथों से बने हुए सामान होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि मिट्टी के बने हुए, लकड़ियों के बने हुए या फिर कागज के, कपड़ों के बने हुए बहुत अच्छे क्या होते हैं, कलाकार होते हैं, कलाकृतियां होती हैं जिनको कि लोग बनाते हैं, कारीगर बनाते हैं। तो बच्चों याद है ये केरला आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज को क्या प्रदान किया गया है, तो इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं ये अलग अलग पुरस्कार है, ठीक है। देखो क्राफ्ट आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो राष्ट्रीय शिल्प परिषद को मिला है, जो कि कहां के, श्रीलंका की चंद्रमाली लिंगांगनी की बच्चों इसको देखती हैं, इनको प्रदान किया गया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन इन द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में किसे मिला, मलेशियाई जेल विभाग को प्रदान किया गया, ठीक है, जो जेल में
कैदी होते हैं वो जो सामान बनाते हैं फिर उनको मार्केट में बेचा जाता है और उनसे जो रिकवर होता है पैसा वो उन कैदियों को दे दिया जाता है, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया बच्चों? तो साहर बानू अरेबियन को ईरान के हैं, ये कहां के? ईरान के हैं। और दलवाई कुलैप्पा जो कि भारत के हैं, इनको प्रदान किया गया क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर। क्राफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर मतलब सबसे अच्छा जो डिजाइन बनाया है किसी क्राफ्ट का या फिर किसी शिल्प कला का, उस मामले में बच्चों जोहरा सईद जो कि मोरक्को से हैं और इस्मारियो इस्माइल कहां के बच्चों? मैक्सिको के। नेशनल जनरेशन क्राफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर किसे मिला? किलिंग झा जो कि चीन के हैं और मुबीन खत्री बच्चों भारत के हैं। और द मास्टर आर्टिजन की बात करें बच्चों कि द मास्टर आर्टिजन ये किसको मिला है? तो अमिता सचदेवा भारत के और मुबारिक खत्री भारत, इन दोनों को ये प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? मुबारिक खत्री और अमिता सचदेवा। तो यहां पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। या तो पूछेगा क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया या फिर क्राफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। या फिर जो मैंने आपको बताया है कि जो क्राफ्ट विलेज अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो केरला क्राफ्ट एंड आर्ट है जो विलेज है, इसे क्या मिला है? तो इंटरनेशनल बेस्ट क्राफ्ट अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच द्वारा बच्चों दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट की विषय वस्तु क्या है, यानी कि थीम इसकी क्या थी? जो बच्चों वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, किसका? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम बच्चों इन्होंने अभी याद रखना, इन्होंने बच्चों अभी एक ऑनलाइन अभी एक मीटिंग अटेंड की थी जिसे क्या बोला गया? देखो लिखा है दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट, ठीक है, याद रखना। ये इन्होंने बच्चों क्या किया था? ऑनलाइन मोड में एक अभी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी अपने सदस्य देशों के साथ, जिसकी थीम बताना है कि इसकी थीम क्या थी, जिसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया गया था। इस वर्चुअल इवेंट, वर्चुअल मतलब कि डिजिटली माध्यम से जो बच्चों ये मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन हुआ है, इसे मोदी जी ने कह सकते हैं कि संबोधित किया था। इसको लीड किसने किया? मोदी जी ने। बच्चों इसकी विषय वस्तु क्या थी, मतलब इसकी थीम क्या थी, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम बना कब, तो इसकी थीम क्या थी आपको ये बताना है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम दावोस एजेंडा, ठीक है। दावोस में बच्चों याद है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बात करें, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां बच्चों? कुलुगनी। कहां पर है? कुलुगनी बच्चों ये स्विट्जरलैंड का शहर है। कहां का है? कुलुगनी बच्चों ये कहां का शहर है? याद रखना स्विट्जरलैंड का, ठीक है, लिख लीजिएगा कुलुगनी। क्या नाम है? कुलुगनी बच्चों ये कहां का शहर का नाम है? स्विट्जरलैंड का शहर का नाम है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और बच्चों यहां पर क्या हुआ था? याद रखना बच्चों यहां पर आपके वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की मीटिंग या फिर ऑनलाइन बैठक इसकी ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कुलुगनी में है, स्विट्जरलैंड में। तो इनमें से अगर मैं बात करूं बच्चों कि इसकी जो थीम थी वो क्या थी? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्या था इसकी थीम? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बच्चों, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बच्चों इसकी क्या थीम है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई थी, इस चीज को ध्यान रखना। और कुलुगनी में, कहां पर? कुलुगनी बच्चों जो कि कुलुगनी स्विट्जरलैंड का शहर है, यहां पर इसकी क्या हुई? इसका कहां पर, यहां पर क्या है? हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय यहां पर इसका स्थित है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखो अगर आपसे ये पूछे कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का हेड वर्तमान में कौन है, तो क्लास श्वाब है। कौन है? क्लास श्वाब बच्चों ये वर्तमान में कौन है? याद रखना क्लास श्वाब। क्या नाम है? क्लास श्वाब बच्चों याद रखना ये वर्तमान में, इसके वर्तमान में हेड है। क्या नाम है? क्लास श्वाब बच्चों ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के वर्तमान में हेड है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में, चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, फिर आइए देखते हैं इसके आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों भारत के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने जई मतलब कि जो जवा होता, जौ की बात करें, जई गेहूं और बच्चों चावल, जई गेहूं चावल और नाइजर फसल की, ठीक है, नाइजर फसल की नई किस्मों को विकसित किया है। मतलब कहने का बच्चों कि इन्होंने जो यहां पर अलग अलग वैरायटी, मतलब कहने का कि मौसम के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, और अगर हम बात कर लेते हैं जो आपका की सॉइल होती है, जमीनी स्तर, जो जमीन की जो उपजाऊ फर्टिलिटी की बात कर लेते हैं कि उसकी उर्वरकता कितनी है, इन सभी को ध्यान रखते हुए बच्चों इस विश्वविद्यालय ने जई गेहूं चावल और नाइजर फसलों का एक नई किस्म को विकसित किया है। इनमें से किस विश्वविद्यालय ने किया है? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। बच्चों इसने अभी हाल ही में कौन सी फसल को खोजा है? तो जई गेहूं चावल और नाइजर फसलों की नई किस्म को इन्होंने विकसित किया है, याद रखना। और बच्चों देखो ये फसलें कहां पर उपजाऊ रहेंगी, याद रखना मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। कहां पर? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बच्चों गुजरात की बात कर लेते हैं, ठीक है, कहां की? गुजरात की बात करें बच्चों, इन राज्यों में ध्यान रखना,
इन राज्यों में बच्चों ये फसलें कहां पर ये उपजाऊ रहेंगी या फिर कारगर रहेंगी? याद रखना ये 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में, याद रखिएगा ये फसल बच्चों क्या रहेगी? कारगर रहेगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे जो देश के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री, ध्यान रखना बच्चों, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। आपने नाम सुना होगा इनके बारे में। पहले इनके पास एक और मंत्रालय था, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास पहले, याद रखना बच्चों, इनके पास एक और मंत्रालय था, ग्रामीण विकास, ठीक है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय भी था, जो इनसे बाद में वापस ले लिया गया। और ये अभी फिलहाल इनके पास कौन सा कृषि मंत्री कौन है देश के बच्चों? याद रखना कृषि मंत्री हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि कहां से? मुरैना, मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं ये? मुरैना बच्चों, याद रखना मुरैना इनका निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? मुरैना है बच्चों, किसका? ठीक है, मुरैना किसका निर्वाचन क्षेत्र आ जाता है बच्चों? ये नरेंद्र सिंह तोमर जी का निर्वाचन क्षेत्र मुरैना आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो याद रखना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब? खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन बच्चों इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था पहले कि देखो जो आंध्र प्रदेश सरकार है, कौन सा? आंध्र प्रदेश सरकार है बच्चों, याद ना, आंध्र प्रदेश में किसानों को, ठीक है, आंध्र प्रदेश में किसानों को बच्चों तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो किसान है, आंध्र प्रदेश में बच्चों जो किसान है, उन किसानों को तकनीकी बढ़ावा देने के लिए कि मतलब कि कैसे आप अपनी उपजाऊ जमीन को, मतलब कैसे जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और तकनीकी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बच्चों नॉलेज और ज्ञान देने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ क्या किया है? टाई अप किया है। इस चीज को ध्यान रखना, क्या? आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने टाई अप किया है। इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? याद रखना बच्चों, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा रोम, इटली में। कहां मिलेगा? रोम, इटली में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? किस देश की नौसेना ने 14 जनवरी 2022 को भारत के साथ अरब सागर में बच्चों पासिंग अभ्यास किया है? अभ्यास का नाम क्या? एक्सरसाइज का नाम क्या है? पासिंग, ठीक है। जो पासिंग नाम का अभ्यास है, सैन्य अभ्यास बच्चों, पासिंग नाम का जो एक्सरसाइज है, ये अरब सागर में, कहां पर? अरब सागर। अरब सागर आपको कहां देखने को मिलेगा? तो बच्चों ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? अरेबियन सी का आ जाता है। कौन सा? ये पूरा क्षेत्र आपका अरब सागर का आ जाता है, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल आ जाता है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। क्या है? बंगाल की खाड़ी बच्चों कहां पर? तो बंगाल की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, ये आपका बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर इंडियन ओशन, नीचे वाले क्षेत्र बच्चों क्या आ जाता है? हिंद महासागर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिंद महासागर आ जाता है, ठीक है। हिंद महासागर आ जाता है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। तो जो अरेबियन सी में बच्चों ये भारत ने पासिंग जो एक्सरसाइज किए, इनमें से किस देश के साथ ये नौसेना अभ्यास किया? कौन सा? ये नौसेना अभ्यास किया। तो बच्चों इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। किसके साथ? रूस के साथ बच्चों, याद रखना, ठीक है। रूस और भारत की नौसेना ने, ठीक है ना, भारत और रूस की नौसेना ने, याद रखिएगा, भारत और रूस की नौसेना ने बच्चों कौन सा अभ्यास किया है? तो पासिंग नाम का अभ्यास किया। कौन सा? पासिंग अभ्यास किया है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, किसको? पासिंग नाम का अभ्यास किया है। भारत और रूस के साथ देखो, भारत और रूस के साथ बच्चों एक और अभ्यास होता है, ठीक है। कौन सा? इंद्र, ठीक है। इंद्रा का नाम सुना बच्चों? इंद्र अभ्यास की बात कर लेते हैं कि इंद्र जो सैन्य अभ्यास है बच्चों, ये किसके साथ होता है? याद रखना, ये भारत और रूस के साथ होता है और ये आर्मी एक्सरसाइज है। क्या है ये? आर्मी एक्सरसाइज है बच्चों। कौन सा? इंद्र जो है, याद रखना, भारत और रूस के साथ होता है और ये इंद्र एक्सरसाइज है। इस चीज को ध्यान रखना। रूस और भारत के साथ जो नौसेना अभ्यास होता है, क्या नाम है? पासिंग एक्सरसाइज, जो कि कहां पर हुआ है? अभी हाल ही में आपके अरब सागर में। कहां पर हुआ है? अरब सागर में ये आयोजित किया गया। इस चीज को ध्यान रखना, कहां पर? अरब सागर में ये आयोजित किया गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और अभी रूस आपका, आप जानते हैं कि काफी रूस चर्चा में है, ठीक है बच्चों। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल रूस की मुद्रा का नाम है, ठीक है। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है। कौन है? मिखाइल बच्चों, मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्तिन बच्चों, ये रूस के प्रधानमंत्री का नाम है। और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन बच्चों, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन, याद रखना, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन कौन है? याद रखना बच्चों, ये राष्ट्रपति है कहाँ के? तो आपके रूस के राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। योनेक्स बच्चों सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ये बच्चों टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है ना। ये बच्चों क्या है? याद ना, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है और इनमें से आपको ये बताना है
सॉरी, योनिक सनराइज इंडिया बच्चों ये क्या है, टेनिस का टूर्नामेंट है, इनमें से किसने जीता, ठीक है, योनिक सनराइज जो ओपन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट बच्चों, इनमें से किसने जीता है। चलो भाई बताएंगे फटाफट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी बच्चों ये टूर्नामेंट किसने जीता है बताएंगे। योनिक्स की बात करें बच्चों, योनिक्स सनराइज जो इंडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, इनमें से ये किसने जीता है आपको बताना है, ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया बच्चों, योनिक्स सनराइज इंडिया, इसका आयोजन बच्चों मुंबई में किया गया था। कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में बच्चों इसका आयोजन किया गया था। कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में बच्चों इसका आयोजन किया गया था। ये खिताब इनमें से किसने जीता, ठीक है, इनमें से बच्चों ये खिताब किसने जीता, तो भारत के लक्ष्य सेन ने। किसने, लक्ष्य सेन की बात करें बच्चों, पुरुष एकल का खिताब, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्या नाम है, लक्ष्य सेन ने बच्चों ये टूर्नामेंट किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता, इस चीज को ध्यान रख, ठीक है। और महिला वर्ग में बच्चों थाईलैंड की बुसानन ने, ठीक है, महिला वर्ग की बात कर लेते हैं कि महिला वर्ग में बच्चों थाईलैंड की किसने, किस खिलाड़ी ने जीता है, महिला खिलाड़ी बच्चों कहां की, थाईलैंड की है। कहां से है ये, थाईलैंड की महिला खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है, बुसानन। क्या नाम है, बुसानन बच्चों, ये कहां की महिला खिलाड़ी है, थाईलैंड की है, और इन्होंने ये महिला वर्ग में योनिक सनराइज इंडिया खिताब जीता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आइए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे। इनमें से बच्चों किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने जनवरी 2022 में अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का बच्चों ये लॉन्च किया है। पॉडकास्ट बच्चों एक्चुअली कहा जाए तो एक तरह का डिजिटल मोड है जिसमें कि जो तमाम सारी जो पुलिस गतिविधियां हैं, जो पुलिस एक्टिविटी है, उनको यहां पर अपलोड कर दिया गया और वो आप सुन और देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो किस्सा खाकी का जो है ये किसने लॉन्च किया, ठीक है, आप इसे सुन सकते हैं बड़े आसानी से। आपने देखा होगा मोबाइल में भी आपके पॉडकास्ट आता था, ठीक है, अभी तो मुझे पता नहीं अभी मोबाइल में क्या अपडेट है इसमें, पर पॉडकास्ट बच्चों क्या है, तो ये बच्चा याद रखना डिजिटल मोड है जिसमें कि आप तमाम सारी चीजों को सुन सकते हैं, ठीक है। तो किस्सा खाकी का लॉन्च किया बच्चों, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने इसे लॉन्च किया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। और एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एक बार जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो भाई बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जो पॉडकास्ट जो किस्सा खाकी का स्पेशली लोगों से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, बच्चों के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, अपराध को जांच के लिए, मानवता के लिए बच्चों ये पॉडकास्ट सिस्टम ये किस राज्य की पुलिस ने इसे शुरू किया है जिससे कि लोगों के बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनको बीच में बनाई जा सके। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली पुलिस, ठीक है। किसने, दिल्ली पुलिस की बात करें बच्चों, दिल्ली पुलिस ने ये पॉडकास्ट जो है किस्सा खाकी का, मतलब कि जो मानवता और अपराधों पर जांच के लिए, अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बच्चों ये सिस्टम किसने शुरू किया है, किस्सा खाकी का, ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया, ठीक है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन है बच्चों, पुलिस कमिश्नर दिल्ली के राकेश आस्थाना जी है। कौन है, राकेश आस्थाना बच्चों याद रखना, ये कौन है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, ठीक है, राकेश आस्थाना। ये एक समय पर बीएसएफ के भी डायरेक्टर जनरल थे, क्या महानिदेशक थे, किसके थे बच्चों, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन थे, राकेश आस्थाना जी थे। अभी फिलहाल क्या है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर ये तैनात है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं केजरीवाल जी, नो डाउट, कोई बताने वाली नई बात नहीं है, ठीक है। सीएम कौन है, केजरीवाल जी बच्चों याद रखना, दिल्ली के सीएम कौन है, केजरीवाल जी, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं बच्चों, आपने ध्यान रखा होगा अनिल बैजल, गवर्नर उपराज्यपाल कौन है बच्चों, याद रखना, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, याद रखना, उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। कौन है, अनिल बैजल बच्चों, यहाँ के उपराज्यपाल का नाम क्या है, अनिल बैजल है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो किस केंद्र ने बच्चों, इनमें से किस केंद्र ने पूरे भारत में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता ऐप लॉन्च किया, क्या नाम है भाई, योग्यता ऐप लॉन्च किया है, जल्दी से बताएंगे ये योग्यता ऐप जो है किसने लॉन्च किया, ठीक है। योग्यता, यहां पर क्या होगा बच्चों, एप्टीट्यूड ऐप नहीं होगा, ये क्या होगा, योग्यता ऐप, क्या हो जाएगा, योग्यता ऐप को बच्चों इनमें से किसने लॉन्च किया, स्पेशली स्किल बेस्ड जो वोकेशनल एजुकेशन होता है पूरे भारत में प्रदान करने के लिए, ठीक है। पूरे भारत में आप सब जानते हैं स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2015 में स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी,
जिससे कि जो हुनर है उसे बढ़ाया जा, मतलब उसको बढ़ावा दिया जा सके, जो लोगों के पास स्किल्ड है या स्किल जो लोग हैं उनको स्किल्ड किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनको रोजगार मिल सके। तो बच्चों कॉमन सर्विस सेंटर, ध्यान रखना बच्चों, जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें, इन्होंने क्या शुरू किया है, योग्यता एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और योग्यता एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों अपने आप को रजिस्टर्ड करके यहां पर जो आप सीख सकते हैं और स्किल सर्टिफिकेट आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, यहां से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो याद रखना कॉमन सर्विस सेंटर जो सीएससी है बच्चों, इसने पूरे भारत भर में योग्यता के आधार पर, जो योग्यता के आधार पर यानी कि योग्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए योग्यता नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया। कौन सी यहां पर पढ़ाई होगी, जो वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक जो होगा, जैसे कि आईटीआई हो गया, मतलब इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हो गया, खाना बनाने का हो गया, कपड़े सिलाई का हो गया, बुनाई का, तो ऐसे तमाम बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इसके अंतर्गत लाए जाएंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों। और याद रखना यहां पर कि कुशल यानी कि कौशल भारत को आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा। ठीक है, स्किल इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो स्किल है सेंटर है बच्चों, भारत की सरकार के अलग अलग चल रहे हैं, और यहां पर याद रखना ये आपको प्रशिक्षित कौन करेगा, कॉमन सर्विस सेंटर करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। केंद्रीय मंत्री बच्चों एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, नारायण राणे जी हैं। ठीक है, नारायण राणे जी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एमएसएमई पवेलियन का बच्चों इन्होंने वर्ल्ड एक्सपो वर्चुअल समिट में इसका इनॉग्रेशन किया है। ये जो वर्चुअल एक्सपो हुआ था, वर्ल्ड एक्सपो जो और इसका कह सकते हैं कि प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, किस देश में आयोजित की गई थी, जहां पर कि इन्होंने एमएसएमई पवेलियन का यहां पर उद्घाटन किया था। ठीक है, ये भारत का पवेलियन था बच्चों, जो कि यहां पर बनाया गया था। तो इन्होंने भारत के जो एमएसएमई पवेलियन का जो वर्ल्ड एक्सपो वर्चुअली जो समिट हुई थी बच्चों, इसका आयोजन ये कहां पर हुआ था, जिसका कि यहां पर इन्होंने इनॉग्रेशन किया या फिर उद्घाटन किया। चलो भाई बताएंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बच्चों जो कि महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने किस शहर में आभासी रूप से वर्ल्ड एक्सपो एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया। ठीक है, डिजिटली इन्होंने इनॉग्रेशन किया था इस देश में बच्चों, या फिर इस शहर में ये वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, दुबई। ठीक है, दुबई की बात करें, दुबई यूएई, कहां पर, दुबई यूएई की बात करें बच्चों की, यूएई के जो शहर कौन सा आ जाता है, राज्य कौन से, दुबई। यहां पर वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया था, किसका, वर्ल्ड एक्सपो 2020। एक्चुअली ये कब होना था बच्चों, 2020 का होना था, ये हो नहीं पाया था, ये अब जाकर के हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोरोना आ गया तो 2020 में भी नहीं हुआ और 2021 में भी नहीं हुआ, ये अब जाकर के इसका आयोजन किया गया है। तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 बच्चों इसका आयोजन कहां पर किया गया था, दुबई यूएई में आयोजित किया गया था। और यहीं पर हमारे देश के जो एमएसएमई मिनिस्टर, क्या नाम है, नारायण राणे जी की बात करें, इन्होंने बच्चों इसका इनॉग्रेशन यानी कि एमएसएमई पवेलियन का मतलब कि एक किनारा, ठीक है, क्षेत्र, एक छोर की बात करें। ठीक है, मतलब कहने का कि इतना बड़ा वो क्या है बच्चों, एक्सहिबिशन सेंटर इतना बड़ा है। अब मान लो कि ये क्षेत्र किसके लिए दिया गया, भारत के लिए इतना चुना गया। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं आप जाते होंगे मेले में, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग शॉप होती है। ठीक है, एक्सहिबिशन जो प्रदर्शनी होती है, सबकी अलग अलग अपनी दुकानें होती है, अपनी प्रदर्शनी लगा के रखते हैं लोग, है ना। तो जो भारत का बच्चों था ये एमएसएमई पवेलियन। ठीक है, एमएसएमई पवेलियन भारत का किसने इनॉग्रेशन किया, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किया। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस बच्चों। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयां, इसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयां इन्हें हम बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में बच्चों नवीनतम वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में दुनिया की नंबर 1 जो रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत लंबा क्वेश्चन है पर ध्यान से पढ़िएगा। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा बच्चों जूनियर रैंकिंग रिलीज की गया, जूनियर रैंकिंग, जूनियर वर्ग का ये रैंकिंग रिलीज की गई थी। अंडर 19 क्या, अंडर 19 बच्चों, ये अंडर 19 मतलब कि जूनियर रैंकिंग रिलीज की गई है। और गर्ल्स सिंगल का किसका है, गर्ल्स सिंगल्स का है। अब इसमें दुनिया की नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली, पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं। ठीक है, तस्नीम मीर, ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद या फिर तनिषा क्रेस्टो। इनमें से बच्चों ये चारों भारतीय मूल की कौन सी ऐसी महिला हैं जिन्होंने की वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है पूरे वर्ल्ड में। कौन सा स्थान, नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है पूरे वर्ल्ड में। चलो भाई बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे फटाफट, आप लोग सभी बताते जाइएगा। और एक बार क्लास को शेयर कर लेंगे, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं एक बार क्लास को सभी शेयर कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, जय हिंद भाई सभी को, नमस्कार।
चलो तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तनशीन, क्या होगा, तशनीम मीर हो जाएगा, क्या होगा, तशनीम मीर। बच्चों याद रखना ये क्या है, इन्होंने नंबर 1 रैंक हासिल किया जूनियर वर्ग में, कौन, तशनीम मीर की बात करें, तशनीम मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, तशनीम मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना कौन होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। कथक दिग्गज बच्चों पंडित बिरजू महाराज की बात कर लेते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का आप जानते हैं कि कथक के बच्चों ये बहुत बड़े विख्यात कह सकते हैं कि कलाकार थे, और इनको हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों इनको पद्म विभूषण किस वर्ष में प्रदान किया गया था, ठीक है, पद्म विभूषण इनको किस वर्ष में प्रदान किया गया था। और देखिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनके बारे में बात करूं बच्चों, तो चलिए, तो पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में अगर आप जानते हैं बच्चों की, कहां से थे, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, कहां के थे, लखनऊ उत्तर प्रदेश के थे, याद रखना, कहां के थे, लखनऊ उत्तर प्रदेश, याद रखना, कहां के थे ये, लखनऊ उत्तर प्रदेश से थे बच्चों, याद रखना, कहां से थे ये, लखनऊ उत्तर प्रदेश से इनका संबंध। लखनऊ घराना किसके बोलते हैं, लखनऊ घराना बच्चों इनका क्या नाम आता है, लखनऊ घराने का नाम आता है इनका, इस चीज को ध्यान रख, ठीक है। तो बच्चों इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, 1986 में, याद रखना, 1986 में बच्चों इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, किसको, तो पंडित बच्चों बिरजू महाराज जी को, किससे, पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है। बृजमोहन मिश्रा, इनका पूरा नाम क्या था बच्चों, बृजमोहन मिश्र नाम था, पूरा नाम क्या था, बृजमोहन मिश्र, ध्यान रखना, क्या, बृजमोहन मिश्र बच्चों, ठीक है, पंडित बृजमोहन मिश्र जी इनका नाम था पूरा। और बच्चों देखो अगर मैं बात करूं कि जो ये कथक की बात करें, कथक बच्चों एक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का बच्चों, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बच्चों जो शास्त्रीय नृत्य कहां का है, कथक, क्या था, उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य में आ जाता है, क्या, शास्त्रीय नृत्य में आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। आपने सुना होगा शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब इनके परिवार से संबंधित, ठीक है। लच्छू महाराज आपने नाम सुना होगा, किसका नाम, लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि लच्छू महाराज हो गया, ठीक है। ये बच्चों शंभू महाराज जी की बात करें, ठीक है, पंडित शंभू महाराज, इन्हीं के खानदान से सारे ये बिलोंग करते थे, ठीक है। शंभू महाराज और लच्छू महाराज बच्चों याद रखना, ये इनके खानदान से प्रमुख जो कथक के कह सकते कलाकार ये इनके खानदान से संबंधित थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई, सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए, ठीक है, सिस्टम को और कुशल बनाने के लिए सेबी का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बच्चों याद रखना, इन्होंने निपटान आवेदन दाखिल करने की समय सीमा को 180 दिनों से घटाकर कितने दिन कर दिया है। मतलब कहने का कि सेबी जो है बच्चों इसके अंतर्गत, ठीक है, सेबी ने अपने पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है कि जो कार्यशैली, सिस्टम का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के उसके सारी चीजों को जो प्रक्रिया उसको फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, इसे बोलते हैं सिस्टम। बोलते हैं कि सिस्टम के अंदर काम करोगे तो ठीक है, नहीं सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सेबी बच्चों आपको पता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, इनिशियली 1988 में सेबी बन गया था, लेकिन बच्चों सेबी जो लीगल तौर पे बनाया गया था कब बना था, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अजय त्यागी वर्तमान में इसके हेड कौन है, अजय त्यागी जी हैं, कौन है, अजय त्यागी बच्चों सेबी के हेड हैं। और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखना सेबी का हेडक्वार्टर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि जो सेबी है बच्चों, इन्होंने अभी अपनी जो सेवाएं हैं, कोई भी एप्लीकेशन पड़ा होता था सेबी में, पहले 180 दिन लगते थे, ठीक है, किसी भी समस्या के निराकरण के लिए 180 दिन का टाइम लगता था। अब इसकी लिमिट घटाकर कितने दिन कर दी बच्चों, तो याद 60 डेज कर दिया। कितने दिन, 60 डेज कर दिया, 60 दिन कर दिया। याद क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 60 दिन कर दिया, ठीक है। मतलब 1/3 मतलब 1/3 कर दिया है, जिससे कि काम बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट क्या बच्चों, सेबी का काम क्या होता है, कैपिटल मार्केट। इसे किसको रेगुलेट करता है, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, यानी कि पूंजी बाजार। किसे करता है रेगुलेट, तो याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है कि सेबी पूंजी बाजार को रेगुलेटर कौन है, तो पूंजी बाजार बच्चों जहां पर कि हम शेयर बॉन्ड डिवेंचर की बात करते हैं, तो पूंजी बाजार का जो रेगुलेटर है, ठीक है, पूंजी बाजार का बच्चों रेगुलेटर कौन आ जाता है, तो याद रखना सेबी उसको रेगुलेट और कंट्रोल करता है। और मनी मुद्रा बाजार को कौन करता है, तो याद रखना मुद्रा बाजार को बच्चों आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई, ध्यान रखिएगा, आरबीआई बच्चों ये मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट या कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो आरबीआई करता है। इस चीज को ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, ठीक है। मनी मतलब पैसा, और पैसे का सारा बाजार कौन देखता है, आरबीआई देखता है। और कैपिटल बच्चों जो कि पूंजी है, ठीक है, जो पूंजी बाजार है, जहां से कि हम शेयर बॉन्ड एंड डिवेंचर की बात करते हैं, किसकी,
शेयर बॉन्ड और डिवेंचर की बात करते हैं बच्चों, ये सारा कौन देखता है, याद रखना ये सब एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, सब क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं बच्चों, याद रखना। शेयर बॉन्ड और डिवेंचर ये सब क्या होते हैं, लिखित पत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बच्चों सभी क्या होते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, और इनको कौन मैनेज करता है, कैपिटल मार्केट के थ्रू बच्चों सेबी देखता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की जो अनुमानित संख्या है वो कितनी है। वैश्विक बेरोजगारी का मतलब यह है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने बेरोजगार लोग हैं, ये कहना किसका है, आईएलओ का, ठीक है। किसका कहना है, आईएलओ का बच्चों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना बच्चों 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर है, तो बच्चों याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, ध्यान रखना कहां पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बच्चों किसका हेडक्वार्टर है, आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आप इसने अभी एक डेटा रिलीज किया, क्या इसने अभी एक डेटा रिलीज किया है कि भाई देखो इतने मिलियन जो बेरोजगार हैं पूरे विश्व स्तर में हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 207 मिलियन, क्या हो जाएगा, 207 मिलियन की बात करें बच्चों, इतने मिलियन लोग क्या है, बेरोजगार है पूरे विश्व में। और 1 मिलियन का बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, कितना होता है, 10 लाख होता है। अब आप इसे कैलकुलेट करना कितने वैश्विक बेरोजगार पूरे विश्व स्तर पे हैं, ठीक है, विश्व स्तर पर कितने वैश्विक बेरोजगार हैं, या आप आसानी से आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं, जो कि ये वो रिकॉर्ड है जो कि कैलकुलेट किया गया। आप बाकी तो और पता नहीं कितने बेरोजगार होंगे, इनके बारे में नॉलेज ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों याद रखना यहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो श्रम दिवस यानी कि लेबर डे बच्चों कब मनाया, 1 मई, याद रखना 1 मई को बच्चों क्या मनाया जाता है, तो लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा, लेबर डे बच्चों, यानी कि जो श्रम दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है बच्चों, याद रखना 1 मई को लेबर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। कब, 1 मई को बच्चों ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसके हेड की बात करें बच्चों, गाय राइडर है, कौन है वर्तमान में, गाय राइडर बच्चों, याद रखना गाय राइडर, इसका वर्तमान में हेड कौन है, आईएलओ का। तो बच्चों याद रखना गाय राइडर, क्या नाम है, गाय राइडर, ये आईएलओ के वर्तमान में हेड है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रयाण महोत्सव, ठीक है, प्रयाण महोत्सव की बात कर लेते हैं, ठीक है। पर्याय महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया, ठीक है, या फिर कहां पर मनाया गया, ठीक है। पर्याय महोत्सव, ये जो पर्याय महोत्सव बच्चों इनमें से किस राज्य में या फिर शहर में सेलिब्रेट किया गया। पर्याय महोत्सव बच्चों भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण बच्चों। कृष्ण मठ की बात करें, कृष्ण मठ बच्चों ये त्योहार कौन मनाता है बच्चों, कृष्ण मठ, भगवान कृष्ण को ये समर्पित ये त्योहार है, ठीक है। तो ये भारत के किस राज्य में बच्चों ये सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, भारत के किस राज्य में ये जो पर्याय महोत्सव ये सेलिब्रेट किया गया है, बताओ भाई, ये भारत के किस राज्य में बच्चों ये त्योहार सेलिब्रेट किया गया या फिर मनाया गया है। सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय हिंद, सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। और एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम और रुकते हैं फिर क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा और वेट करिएगा, बस है ना, बस 5 मिनट क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है, 5 मिनट क्लास को ओवर करेंगे। तो बच्चों बताइएगा ये पर्याय महोत्सव कहां पर ये सेलिब्रेट किया गया, तो बच्चों ये उडुपी में, कहां पर ये उडुपी की बात करें बच्चों की, उडुपी कहां पर आता है बच्चों, उडुपी जिला आता है कर्नाटक में, कहां पर, कर्नाटक में बच्चों उडुपी जिला आता है, कहां पर, कर्नाटक राज्य में बच्चों कौन आता है, उडुपी जिला। और यहां पर पर्याय महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था, भगवान जो श्री कृष्ण को समर्पित है, ठीक है, कृष्ण मठ द्वारा ये आयोजित किया गया था। कौन सा, उडुपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के देखो सीएम कौन है, बसवराज बोम्माई, ठीक है, बसवराज बोम्माई बच्चों कौन है, बसवराज बोम्माई, क्या नाम है, बसवराज बोम्माई बच्चों, ये कहां के मुख्यमंत्री हैं, बसवराज जो बोम्माई हैं बच्चों, याद रखना ये कर्नाटक के सीएम हैं। और बच्चों यहाँ के गवर्नर की बात करें, राज्यपाल कौन है, थावर चंद्र गहलोत जी हैं, कौन है, थावर चंद्र गहलोत बच्चों, याद रखना यहाँ के मुख्यमंत्री, सॉरी राज्यपाल का नाम क्या है, थावर चंद्र गहलोत है, ठीक है। और बच्चों यहीं पे याद रखना बेंगलोर को क्या बोलते हैं, कर्नाटक की राजधानी बच्चों बेंगलोर है, क्या नाम है, बेंगलोर बच्चों कर्नाटक की कैपिटल का नाम है। और इसे सिलिकॉन सिटी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी बच्चों किसे बोलते हैं, सिलिकॉन शहर के नाम से या सिलिकॉन घाटी किसे बोलते हैं, बेंगलोर को कहा जाता है। और यहीं पर बच्चों एम चिन्ना स्वामी, कौन सा स्टेडियम है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, कहां पर, बेंगलुरु कर्नाटक में। और बच्चों यहीं पर अगर मैं बात करूं, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, कौन सा, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। कैंपेगौड़ा कौन है, ये बच्चों हवाई अड्डे का नाम है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। कैंपेगौड़ा ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां पर, बेंगलुरु कर्नाटका में। और एम चिन्ना स्वामी ये क्या है, क्रिकेट का स्टेडियम है, क्या है ये, क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि कर्नाटका राज्य में मिलेगा, कहां मिलेगा, कर्नाटका के बेंगलुरु में मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पे।
अपनी आत्मकथा, इनमें से बच्चों किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के साथ बच्चों अपनी लेखिका बनी है। मतलब इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। ये इनकी क्या बच्चों ऑटोबायोग्राफी है। इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, क्या नाम है, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये बच्चों इनमें से किसकी आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है खुद के बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में, जो अभी तक हमारे साथ हुआ है हम अपने जीवन के बारे में लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, आत्मकथा। और एक होता है बच्चों बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी और के जीवन के बारे में लिखना, ठीक है, सुन करके लिखना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आरएस जी के बारे में, ठीक है, आरएस हो गया, ठीक है, आरएस की बात कर लेते हैं कि आरएस के बारे में मैंने यहां पर लिखा या फिर पढ़ा, ठीक है। जैसे अस्मिता तिवारी जी की बात कर लें, इनके बारे में मैंने कुछ लिख दिया, या जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं किसी के बारे में मैंने लिखा और क्या सुना और उसके बारे में जीवनी लिख दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य। बच्चों ये एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन थे, क्या थी, एसबीआई की बच्चों ये पूर्व में, यानी कि फॉर्मर चेयरपर्सन कौन थी, पूर्व में एसबीआई की चेयरपर्सन पूर्व पहले थी बच्चों, अब नहीं है, अरुंधति भट्टाचार्य। इन्होंने अपनी किताब क्या नाम लिखा है, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, ठीक है, याद रखना इनकी आत्मकथा का नाम है। चलिए आपके लिए आज का ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है जो आपको ये बताना है, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है। आज ये क्लास को हम यहीं पे लास्ट ओवर करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय सेना, देखो सेना प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। बच्चों ये क्या है, सेना प्रमुख नाम है, ठीक है, नरवाने, ठीक है, ये क्या है, सेना प्रमुख का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। और अभी उप प्रमुख इनमें से किसे नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और कल मिलेंगे सुबह 7 बजे एक नए सेशन में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तो अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर इस आंसर को बताइएगा। और फिर देखो एक बार मैं और बता दूं जल्दी से फटाफट, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जामपुर का एप्लीकेशन जो ऑफिशियल, इसे डाउनलोड कर लेना। यहां पर आपको तमाम पीडीएफ नोट्स, तमाम सारे जो ये करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं, इन सभी का जो नोट्स आपको मिलेगा, कहां मिलेगा, इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। दुनिया भर की और भी सारी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, एप्लीकेशन पे। और बच्चों www.testwale.com, ठीक है, www.testwale.com, यहां पर आप जरूर जाइएगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करके पेपर जरूर दीजिएगा। यहां पर आपको सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्या, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे testwale.com पे मिलेंगे। और एग्जामपुर से अगर आपको जुड़ना है तो सुपर 50 कोड जरूर इस्तेमाल करिए, ठीक है, सुपर 50 कोड इस्तेमाल करिएगा और यहां पर 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलेंगे कल आप लोगों से, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।